नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव मौजूद हैं। बात होने वाली है 1 जनवरी 2025 से जो बदलाव यूएन सुरक्षा परिषद में हुए हैं उसको लेकर, यानी कि संयुक्त सुरक्षा परिषद जो है उसमें जो बदलाव हुए हैं उसमें हम बात करने वाले हैं। जापान की जगह पाकिस्तान को एंट्री मिली है 2 सालों के लिए। वो इस जो सुरक्षा परिषद है वो इसका सदस्य रहने वाला है, अस्थायी सदस्य के रूप में ही रहेगा, लेकिन काफी सारी स्पेशल पावर अब उसे मिल गई हैं। और वो क्या पावर्स हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर यह सुरक्षा परिषद होता क्या है और पाकिस्तान के इसमें जापान की जगह सदस्य होने के बाद क्या भारत पर भी इसका कोई असर पड़ने वाला है। क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को पालता है और वो खुद आतंक परस्त देश है। कश्मीर का मुद्दा जो हमेशा से बुनाता आया है, क्या वो इस पर भी खूब जमकर बोलेगा? इस पर हम बात करेंगे। केशव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये सुरक्षा परिषद होती क्या है और ये कैसे काम करती है। उसके बाद हम आप बताइए कि पाकिस्तान इस पर कैसे आया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की परिकल्पना की गई थी। तो उस समय दुनिया में काफ़ी मतलब युद्ध था, काफ़ी अशांति थी और तमाम देश एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे कि किस तरीके से जो मोनार्कीज़ हैं और जो एग्रेसिव साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनसे किस तरीके से आज़ादी ली जाए। उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी कि भविष्य में अगर दुनिया में किसी तरीके का टेंशन होता है और किसी तरीके की लड़ाई होती है, किसी तरीके की बात होती है, तो उसमें सुरक्षा परिषद उसमें दखल देगा। उसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब कि अगर 4 देश भी अगर किसी बात पर सहमत है और 5वां देश जो अगर किसी बात से असहमत, उसे नहीं पसंद है, अगर ये उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो उस पर वीटो कर सकता है। और वीटो की ये भी ताकत है कि कोई देश अपने ही बल पर कोई एजेंडा सेट कर सकता है, उसको ला सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसके करीब 15 मेंबर होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, जो 2-2 साल, यानी कि टेम्पररी होते हैं, बदलाव होता रहता है 2-2 साल, जो कि 2-2 साल पे उनका बदलाव होता है, टर्म होता है। और कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का आया है, एशिया प्रशांत क्षेत्र से पाकिस्तान की मेंबरशिप मिली। इससे पहले भारत भी मेंबर रहा था। भारत ने भी क्या कहते हैं सुरक्षा परिषद की महीने जो मंथली बेसिस पे कह सकते हैं रोटेटिंग टर्म पे जो अध्यक्षता होती है वो भी संभाली थी और भारत का काफी योगदान भी रहा था। हम देखते हैं जयशंकर किस तरीके से उसको प्रेसाइड करके आए थे जी। लेकिन अभी चर्चा इस बात के लिए शुरू हो रही है कि पाकिस्तान की जो एक तरीके से नेचर रही है और वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रस्ताव है कश्मीर पे हो चाहे दुनिया के और भी जो एक तरीके से कैसे मानदंड होते हैं उसको नहीं मानता है। फिर भी उसको सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। तो ये भी बताता है कि कितनी जरूरी है संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र परिषद में रिफॉर्म्स की। क्योंकि अगर जो देश स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है, जो देश अपने टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है, उसकी रेपुटेशन खराब है, उसे आप ऐसे कहते हैं ना कि क्लास में उससे मॉनिटर बना दो जो सबसे बड़ा गुंडा है। तो पाकिस्तान को चोरी समझिए और खजाने की रखवाली दे दी गई है 2 साल के लिए और जुलाई में वो इसकी अध्यक्षता भी करेगा। यानी अध्यक्षता से मतलब ये है चेतन कि वो मैंडेट भी डिसाइड करेगा कि किस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, कैसे बहस होनी चाहिए और कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। तो इससे भारत को काफी परेशानी होने वाली है। परेशानी इस सेंस में होगा चेतन कि भारत को आप जानते हैं कि कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है भारत के लिए और भारत इसे अभिन्न अंग मानता है, क्योंकि पाकिस्तान इसे बार बार उछालने की कोशिश करता है। उसने कहा भी है कि मुनीर अकरम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वो उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर मुद्दे को उठाएंगे और जो मुस्लिम उम्मा की बात है, मुस्लिम वर्ल्ड की बात है, उसको प्राथमिकता देंगे। देखिए यही फर्क है चेतन भारत और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में। बिल्कुल, मैं इस पे आऊंगा कि जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठेगा, मैं इस पर जरूर बात करूंगा कि उस पर उसको किसका साथ मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले केशव, मैं ये जानना चाहता हूं कि यूएनएससी में आने के बाद जो पाकिस्तान है, भारत के लिए जो टेंशन है वो बढ़ाएगा ही, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकपरस्त देश है और 26/11 जो सबसे बड़ा अटैक भारत पर माना गया, उसके कई जो मास्टरमाइंड है, कई जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान में हैं और कई जो देश हैं वो इस बात को समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान अब उन्हें भी बचाने का काम करेगा। दूसरी बात ये कि पिछले दिनों जो मक्की मारा गया, यानी कि जो 26/11 हमले का जो मास्टरमाइंड था, वो जिस तरीके से मरा, कहा यह जाता है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। तो कई और ऐसे आतंकी हैं जिनको पाकिस्तान का शय मिलता रहा है, तो वो वहीं पर हैं। अब इसके बाद तो उनको पाकिस्तान बचाने का काम करेगा ही।
देखिए, बचाने का काम भी करेगा और पाकिस्तान के पास एक तरीके से कहते हैं कि हथियार भी आ गया है और लीगल पावर भी आ गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना अपने आप में काफ़ी गर्व की बात होती है। पाकिस्तान ने इसके लिए काफ़ी मतलब वो भी किया था, अपने आप को लॉबी भी की थी इसके लिए। 124 सदस्यों की जरूरत होती है, 193 मिला था और पाकिस्तान को जापान की जगह शामिल किया गया है और जुलाई में वो इसकी अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता का मतलब ये होता है कि वो मैंडेट भी डिसाइड करेगा कि किस पे बहस होनी है, किस पे नहीं होनी है, कैसे होनी है। तो भारत अगर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है और भारत जो चाहता है, भारत के जो कह सकते हैं एजेंडा है, भारत जो चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और देशों को शामिल किया जाए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, और उसकी आवाज़ वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। भारत की कोशिश है कि जर्मनी, जापान और भारत, इन 3 देशों को वहाँ पे शामिल किया जाए तो पाकिस्तान उस एजेंडा को, उस रिफॉर्म प्रोसेस को डिरेल कर सकता है और उसे और आगे धकेल सकता है। दूसरी बात आपने कही आतंकियों की बात, तो देखिए पाकिस्तान को एक और कमेटी की कह सकते हैं सदस्यता दे दी गई है, उस प्रोसाइड करेगा उस पर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शन कमेटी है जिसे बोलते हैं अल-कायदा और IS सैंक्शन कमेटी। इसका काम है आतंकियों को डेजिग्नेट करना, कौन आतंकी, ग्लोबल आतंकी है और इस पर किस तरीके से सेंसर लगाए जाए और सूची में डालने वाली बात, जिसके लिए भारत कह सकते हैं हाफिज सईद के लिए कितनी हमने पापड़ बेले, भारत ने कितनी लॉबिंग की, लेकिन चीन उस पर अड़ंगा डाल देता था पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान खुश करने के चक्कर में। लेकिन अब मुझे चीन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब खुद ही उस सेंक्शन कमेटी में आ गया है, तो वो उसको एक तरीके से आम सहमति बनानी होती है। तो पाकिस्तान ही अगर चला गया उसमें तो कहते हैं ना कि खुद आतंकी है, खुद के ऊपर प्रतिबंध कैसे लगाएगा। तो ये सबसे बड़ी भारत के लिए चिंता वाली बात है। जो आतंकी अभी भी 26/11 के जो मास्टरमाइंड्स हैं वो भी अभी भी पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान से हम क्या ही एक्सपेक्ट करें। एक और बात आप बोल रहे थे केशव की, जिस तरीके से कश्मीर का मुद्दा उठाने की बात एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हमने देखा कि जो पहले मीटिंग्स हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा की, उसमें हर बार जो तुर्की है उसका समर्थन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को मिलता रहा, लेकिन इस बार जो अर्दगन है वहां के राष्ट्रपति तुर्की के, वो कुछ नहीं बोले कश्मीर मुद्दे पर। तो उसके बाद ये चर्चाएं होने लगी, ये खबर होने लगी पाकिस्तान सबसे अलग थलग पड़ चुका है इस मुद्दे को लेकर, और कश्मीर का मुद्दा चाहे उसने अजरबैजान के सामने उठाने की कोशिश की हो या फिर और भी जो मुस्लिम राष्ट्रों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पाकिस्तान पहुंचते हैं, या फिर खुद अर्दगन है जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं उनके सामने भी अब उठाने की बात करते हैं, तो वो समझ चुके हैं कि सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, कश्मीर से कोई लेना देना पाकिस्तान का है नहीं, वो सिर्फ वहां पर आतंक फैलाने की कोशिश करता रहा है, भारत को परेशान करने की कोशिश करता है, तो कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए इनका साथ भी क्यों दें। अब क्या इस मुद्दे पर, क्योंकि वो दोबारा से इस पर बात करना चाहते हैं, तो क्या कोई देश समर्थन कर सकता है, क्या साथ मिलेगा? देखिए, भारत को अब एक्सटेंसिव हम ये कोशिश करेंगे, और जयशंकर भी विदेश मंत्री हैं जो फुल टाइम कहते हैं 24 घंटे वाला विदेश मंत्री हमारे पास है, जो डिप्लोमेट रहा है, दुनिया का जाना माना डिप्लोमेट रहा है और सचिव तेज तर्रार, और जिनके दिमाग को चाणक्य वाली दिमाग कहा जाता है। तो हम ऐसे उम्मीद करेंगे कि भारत को और लॉबी तेज करने की जरूरत है। देखिए, क्योंकि पहले पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं हुआ करता था, तो सिक्योरिटी काउंसिल के ही ऊपर जिम्मेदारी है कि किस मुद्दे पर चर्चा होनी है, नहीं होनी है। तो पाकिस्तान अब कोशिश करेगा कि कश्मीर मुद्दे को और हाईलाइट किया जाए, क्योंकि उसके लिए एग्जिस्टेंशियल मामला है। अगर वो नहीं करता है तो उसे आंतरिक रूप से समस्या हो सकती है। लेकिन जहां तक ये भारत की पॉलिसी की तारीफ करनी चाहिए, मोदी सरकार की, चाहे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी अक्रॉस द पार्टी रही है, अक्रॉस द गवर्नमेंट रही है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। देखिए, बेलारूस के राष्ट्रपति गए, उन्होंने कहा कि कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, हम इकोनॉमी की बात करें, विकास पे बात करें। बिल्कुल हल्का के दिया। मैं बेलारूस की बात कर रहा था, माफ कीजिए, अजरबैजान मेरे मुंह से निकल गया, मैं बेलारूस की बात कर रहा था। और किस तरीके से वहां के जो राष्ट्रपति वहां गए, वो ये चाहते थे कि हम लोग ट्रेड पर बात करें, हम लोग इकोनॉमिक चीजों पर बात करें, लेकिन आप बैठ के कश्मीर का मुद्दा लेकर, जिसका कोई लेना देना नहीं वहां पर, आप ये चाहते हैं कि जितने लोगों का समर्थन हमें मिल जाए, यही आप तुर्की के साथ करते रहे। उनको समझ आ गया और उन्हें आपने 2 लात मारी और वहां से निकाल दिया, और वो कुछ नहीं बोलते। अब वो ये समझ गए हैं कि भारत के साथ क्या रिश्ते हैं, चाहे आपके देश में भूकंप से अब तबाही मच गई हो तो किसने आपका साथ दिया था, यह समझ आ गया। सिर्फ मुस्लिम देश, मुस्लिम आप हैं, इसके नाम पर अगर आप समर्थन जुटाना चाहते हैं तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। बिल्कुल गलतफहमी भी होगी। या भारत की जो कोशिश है, 75 सालों से भारत की जो कोशिश है, भारत लगातार कह रहा है कश्मीर बायलैटरल इशू है और भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, उसे कोई नहीं ले सकता। और कश्मीर जो बायलैटरल इशू को किसी भी कीमत पे अंतर्राष्ट्रीयकरण इसका नहीं हो सकता, किसी तीसरे देश की हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे लगता है बेलारूस ने साफ कर दिया कि ये बायलैटरल इशू है। उससे पहले रूस, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल के अन्य मेंबर्स या भारत के जो दोस्ताना मुल्क है, वो बताते रहे। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट जिसकी आपने बात की, तुर्की की बात
बात की। तुर्की की का जो रुख है भारत को परेशान करने वाला रहा है कि तुर्की का जो कह सकते हैं यूनिलैटरली बायलैटरली रूप से कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में उठाता रहा है, और उससे पाकिस्तान नहीं भी कहता तो भी उठाता था, क्योंकि वो भारत को परेशान करना चाहता था और भारत को तंग करता था। लेकिन जब से रेसेप तैयब अर्दोगान की थोड़ा सी लोकप्रियता कमी आई है, लीरा जो उसकी इकोनॉमी है वो डाउन गई है, तुर्की की जो इकोनॉमी है डाउन जा रही है, तो उसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसे ब्रिक्स की मेंबरशिप चाहिए, ब्रिक्स की मेंबरशिप चाहिए, और चाहता है कि जो ब्रिक्स के जो ग्लोबल फोरम बनकर उभरा है, अपार्ट फ्रॉम जो G7 हो गया या दूसरे देशों के नाटो हो गए, तो उसकी मेंबरशिप चाहिए। तो उसमें ब्रिक्स में कौन उसकी मेंबरशिप में हेल्प कर सकता है? भारत ही कर सकता है। तो भारत को खुश करने के लिए, भारत के जो कह सकते हैं कि लॉबी करने के लिए कश्मीर पे साथ छोड़ चुका है, तो कुल मिलाकर पाकिस्तान अलग थलग पर गया है। ऐसे में वो उसके लिए जो गोल्डन चांस मिला है उसे सिक्योरिटी काउंसिल का, चाहे सेंक्शन कमेटी की बात करें, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर की ज्यादा बुलाने की कोशिश करेगा। तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन हमने पहले भी किया है, जब हमारे साथ कोई देश नहीं हुआ करते, जब शीत युद्ध चल रहा था, चेतन आपको बताऊं, जब अमेरिका हमारे साथ हमारे खिलाफ पूरी तरीके से हम गुड निरपेक्ष देशों के हिस्सा हुआ करते थे, तब भी हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली डील किया है। अब तो हम ये समझते हैं कि भारत एक ताकत है जिसकी से है, और हम पहले बात कर चुके हैं कि क्या है भारत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में अंतर। देखिए, अभी अगर सिक्योरिटी काउंसिल की बात, उसने कहा कि मुस्लिम उम्मा की हम बात करेंगे, यानी कि मुस्लिम देशों के जो आवाज है उसकी बनने की कोशिश करेगा। भारत ने कहा हम ग्लोबल साउथ की बात करेंगे। ग्लोबल साउथ से मतलब चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, या जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जिनमें भूखमरी है, गरीबी है, जो विकास करना चाहते हैं, जिनकी इकोनॉमी डाउन है, उसकी बात करेंगे। तो ये भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति में मूल अंतर है। ये आपको समझना होगा कि भारत और पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। भारत इंडिया फर्स्ट से चलता है, पाकिस्तान टेररिज्म फर्स्ट करके चलता है। ये मूल अंतर है। भारत को मुझे लगता है एक्सटेंसिव फॉरेन पॉलिसी लॉबी करने की नहीं, और बिल्कुल, और इसमें सोच का अंतर यहीं पे नजर आ जाता है जब भारत बात करता है कि हम अगर बढ़ रहे हैं इस दुनिया में तो हमारे जो साथी हैं वो भी उसी गति से आगे बढ़े। वसुधैव तो कुटुंबकम, बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम है। और जो मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं हर चर्चा में, जब भारत की बात आती है तो मैं जिक्र करता हूं कि G20 में जो हमने स्लोगन दिया, हमने नारा दिया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो ऐसे ही नहीं दिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है कि हम जिस गति से आगे बढ़ना चाहते हैं और हम बढ़ रहे हैं, उसी गति से हम उन देशों को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ें। और यही भारत की असली पहचान है, यही भारत की असली ताकत है। और आज इस ताकत को सिर्फ हमारे आसपास के पड़ोसी देश ही नहीं, आप बांग्लादेश ले लीजिए केशव, क्या हालत वहां पर है, लेकिन हमने तमाम सब चीजों को झेलकर, तमाम सब चीजों के बावजूद हमने बड़प्पन, बड़ा दिल दिखाकर कि भारत कितना बड़ा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, हमने उनको उनकी मदद जो है वो की है। भले ही उस बात का विरोध जरूर होता रहा हो, लेकिन अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो हम उसको बात को समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की जगह चाहे कोई और भी होता, हमने श्रीलंका की भी उतनी मदद की थी, हमने बांग्लादेश की मदद की, इसी के साथ हमने नेपाल की मदद की। कोविड में मालदीव को आप ले लीजिए, मालदीव का हृदय परिवर्तन हुआ ना, जो इंडिया आउट की पॉलिसी दे रहे थे, आज वो हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो भी हमारे विदेश मंत्रालय से जो भी सचिव हैं या फिर विदेश मंत्री खुद हैं, उनकी वाहवाही करते हैं। विदेश मंत्री हमारे कहीं जाते हैं तो जो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं वो कहते हैं मैं आपको जानता हूं, तो ऐसे नहीं कहते हैं। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है ना। तो ये जो मुस्लिम कंट्री और मुस्लिमों के हितैषी होने का जो दावा पाकिस्तान कर रहा है, ये बिल्कुल फेल है, प्रोपेगेंडा है। इस बात को हर कोई जान रहा है, हर कोई समझ रहा है। सिर्फ कश्मीर करने से कुछ होने वाला है नहीं। इस बात को अब कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान की जो हालत है वो भी हम सब जानते हैं। एक तरफ कंगाली, भूखमरी, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को कर्ज के तले बिल्कुल दबाया जा रहा है। जो IMF से आपको लोन मिला, उसके बाद आप अपने ही लोगों को के पेट पर लात मारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ गृह युद्ध, और उसके बाद देश टूटने का खतरा वो अलग। अब ये पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर अगर बात करें तो हंसी आती है। ठीक है केशव, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये मुद्दा बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये चीज जरूर समझ आई होगी कि पाकिस्तान अब क्या करने वाला है, क्या स्पेशल पावर है, और वो फिर वही घिसी पिटी सोच के साथ UNSC में भी अपने 2 साल के टर्म को खराबी करने जा रहा है। ये मैं समझ पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद केशव, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी राय रखें, और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।